हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर्य। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर 2 हिंदी का जो चैप्टर 2 है बस की यात्रा, उसे आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। यानी कि हम 5 मित्रों ने ये तय किया कि शाम 4 बजे की बस पकड़कर पन्ना से जबलपुर और सतना की बस पकड़ लेंगे, जिससे हम लोग जबलपुर की ट्रेन हमें मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। यानी कि उनमें से कुछ लोगों को 2 लोगों को अपने काम में जाने के लिए सुबह फिर से आना था, इसलिए वो यही वाला रास्ता अपनाना उनको जरूरी था। लोगों ने ये सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। मतलब कि और कुछ लोग कहते हैं कि जो समझदार लोग हैं वो इस बस में शाम को यात्रा नहीं करते। तो उन लोगों ने बोला, क्यों, रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो कहते नहीं, रास्ते में डाकू नहीं मिलते, ये बस ही डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ आई। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्ध अवस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। यानी कि उन लोगों ने इस बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ आई, क्योंकि वो काफी वयोवृद्ध यानी बहुत पुरानी थी। उसमें कई सारे अनुभव के निशान लगे हुए थे, मतलब कि निशान टूटी फूटी थी। इस लोग इसीलिए इसमें सफर नहीं करते क्योंकि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होता। इसलिए और इस बस की इस समय पूजा होनी चाहिए, और इसमें ये लोग कैसे सवार हो सकते थे। इसीलिए बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। यानी जो बस थी उस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी कंपनी से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? तो वो बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये हाँ जी, और कैसे चलेगी। यानी कि उस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस से जा रहे थे। तो उन लोगों ने हिस्सेदार जी से कहा कि ये बस चलती है क्या? तो हिस्सेदार ने कहा, हाँ, ये बस चलती है। उन्होंने कहा कि वही तो हम देखना चाह रहे हैं कि ये बस चलती है कि नहीं चलती है। तो वो कहने लगे, हाँ कहने लगे, हाँ, अपने आप चलती है ये जी, ये तो चलती है। तो गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। फिर वो लोगों ने कहा, गजब हो गया यार, बस तो यार अपने आप चलती है। तो उसके बाद उनका एक मित्र था, वो डॉक्टर था, उसने कहा, अरे डरो मत, बस अनुभवी है, चलो। नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हम बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। फिर जो उनका डॉक्टर दोस्त था वो कहता, अरे डरो मत, बस जो है वो अनुभवी है, जैसे नए नवेली बसों से ज्यादा ये विश्वसनीय है, और ये हमें अपने बेटों की तरह अपने प्यार से अपने गोद में बैठाकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। यानी कि वो लोग बैठ गए, और जो उन लोग को छोड़ने आए थे वो उनको इस तरह देख रहे थे जैसे कि ये इनकी अंतिम यात्रा है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। यानी कि जो इंजन था वो सच में स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस की इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं।
बैठे हैं। काश बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उसे हमें बचाना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, यानी कि जो इंजन था बस का वो सचमुच में स्टार्ट हो गया था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो लोग इंजन के अंदर ही बैठे हैं। जो कांच थे बस के, वो सारे कांच तो टूट ही गए थे, लेकिन जो कुछ बचे थे उन्हें उन लोग को बचाना था और इसलिए वो खिड़की से थोड़ा दूर खिसक आए। और फिर जब उस बस चलने लगी तो ऐसा लग रहा था कि जो इंजन है ना वो उनके सीट के नीचे रखा था, इतनी बस हिल रही थी। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यानी कि ये जो बस थी वो सचमुच चलने लगी और उनको ऐसा लग रहा था कि जो गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन है उस वक्त ये जो बस है ये जरूर जवान रही होगी, यानी कि बहुत पुरानी बस है, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी और उस वक्त उस बस को ट्रेनिंग भी मिल चुकी होगी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं, यह सीट हम पर बैठी है। यानी कि ये जो सीट मतलब कि जो बस है उतने टाइम उसको ट्रेनिंग मिल चुकी होगी और जो हर हिस्सा यानी असहयोग आंदोलन कर रहा था। बस का हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग आंदोलन कर रहा था, यानी कोई भी चीज़ ढंग की नहीं हो रही थी। कभी कभी ऐसा लगता कि बस की जो बॉडी है वो आगे चली जाएगी और कभी कभी ऐसा लगता कि जो बस है वो जो सीट है वो रुक जाएगी और बॉडी आगे चली जाएगी। फिर थोड़ी देर जब 8-10 मील तक चले तब सारा भेदभाव चला गया और सब बस चलने लगी ठीक ठाक है कैसे भी। एकाएक बस रुक गई और अचानक से बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। यानी कि फिर अचानक से बस रुक गई और फिर मालूम हुआ कि जो बस की टंकी है उसमें छेद हो गया है, जिससे सारा पेट्रोल बाहर निकल रहा है। इसलिए जो ड्राइवर है उसने एक बाल्टी लगा करके सारा पेट्रोल निकाल लिया और अपने बगल में रख लिया। फिर एक नली से उसे इंजन में डाल दिया और उससे पेट्रोल इंजन में लगने लगा। फिर उनको ऐसी उम्मीद हो रही थी कि थोड़ी देर बाद जो बस के कंपनी के जो हिस्सेदार हैं वो इंजन को निकाल कर अपनी गोद में रख लेंगे और उससे फिर नली में डाल के पेट्रोल उसके अंदर डालेंगे, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, अब बोतल शीशी में लगाकर दूध पिलाती है। ऐसा ही वो पेट्रोल पिलाएंगे इंजन को। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। यानी कि फिर जो बस थी उसकी रफ्तार कम से कम 15 या 20 मील हो चुकी थी और उन्हें बस के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था कि उसके साथ कभी क्या हो सकता है। ब्रेक फेल हो सकती है, स्टीयरिंग टूट सकती है। और जो प्रकृति के दृश्य थे वो भी काफी लुभावने थे। हर तरफ चारों ओर हरे भरे पेड़ थे, उनमें पक्षियां बैठी थी और वो हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहे थे
ताकि क्योंकि बस कोई भी पेड़ में जाके टकरा सकती है। जब भी झील आती तो वो सोचते कि बस कहीं गोता ना लगाने लगे। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, यह वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी। यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही है। बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। यानी कि फिर एक बार फिर से बस रुक गई। तरह तरह की तरकीब लगाई ड्राइवर ने, लेकिन फिर भी गाड़ी स्टार्ट ना हुई। गाड़ी का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। फिर कंपनी के हिस्सेदार ने कहा कि बस तो जी फर्स्ट क्लास है, एकदम फर्स्ट क्लास एसी बस। इत्तेफाक की बात यह थी कि चांदनी के रोशनी के नीचे और वृक्ष की छाया के बीच में बस ऐसी फटीचर हालत में दिख रही थी, ऐसे खराब दिख रही थी, वरना तो बस तो एकदम फर्स्ट क्लास है। ऐसी वृद्धा थक कर बैठ गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वृद्ध बूढ़ी औरत थक कर बैठ गई और उन्हें ये लग रहा था हम लोग इसमें लद कर जा रहे हैं, अगर इसका प्राणांत हो गया यानी प्राणांत हो गया, मर गई, खत्म हो गई बस, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? इस बियाबान अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, मतलब कि इसकी बिना दान करे अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखें की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। यानी कि फिर हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और उसमें कुछ सुधारा। फिर बस चलने लगी और जो बस की रफ्तार थी वो भी और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखें की ज्योति भी जाने लगी, यानी उसकी जो हेडलाइट की रोशनी है वो भी कम होने लगी। चांदनी की रात में कैसे भी करके उन लोगों ने रास्ता टटोला। वो रास्ते टटोलने में रेंग रही थी। फिर जब भी कोई गाड़ी पीछे से निकलती तो जो बस होती वो किनारे खड़ी हो जाती और मानो ऐसा लगता कि बस कह रही हो, निकल जाओ बेटी, अपनी तो उम्र भी नहीं रही कि रास्ता ये हो सके कि हम तुमको रास्ता दे। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। यानी कि एक पुलिया पर वो जैसे चढ़े तभी तुरंत एक टायर फिस करके बैठ गया। फिस करके मतलब उसकी हवा सब निकल गई। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायर की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस से सफर कर रहे थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वाह, महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिया। मर गया पर टायर नहीं बदला। यानी कि फिर एक पुलिया में आकर के उस बस का टायर की हवा निकल गई, फिस हो गया, फट गया और वो बहुत जोर से हिल करके रुक गई। और अगर वो बस स्पीड में होती तो उछल करके नाले में भी गिर जाती। कंपनी के हिस्सेदार की तरफ उन्होंने पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, क्योंकि उसे पहले से पता है कि बस का जो टायर है उसकी ये हालत है। फिर भी वो उसी बस में यात्रा तय कर रहा है जिस बस का पूरा टायर खराब है।
और अगर हम गाड़ी स्पीड में होती और वो सब मर जाते नाले में गिर के, तो जो देवता हैं वो बाहें पसार कर उस कंपनी के हिस्सेदार का इंतजार करते, बोलते कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या है, कहाँ पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक का प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता आती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। यानी कि फिर बस के जो हिस्सेदार थे, बस कंपनी के हिस्सेदार, उन्होंने दूसरा टायर लगाया और बस फिर चलने लगी। और उन्होंने पन्ना जाने की उम्मीद भी छोड़ दी कि वो समय पे पहुंच पाएंगे। उन्होंने पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की, इस बस से कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। उन्हें ये लग रहा था कि जिंदगी बस इसी बस में गुजारनी है और कब नहीं तो और कब परलोक सिधार जाना है। उनकी ये बेताबी खत्म हुई। उन्होंने इत्मीनान से उस बस में बैठे और फिर हंसी मजाक चालू हो गए, बातचीत चालू कर दी और फिर उन्होंने अपनी बातचीत चालू कर दी और फिर वो डरना भूल गए। तो ये जो हमारी कहानी थी बस की यात्रा, ये भी ख़त्म हो चुकी है। इसका जो राइटर है, लेखक हरिशंकर परसाई, इन्होंने ये खूबसूरत कहानी लिखी है। इसके जो क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।